तो चलिए आज समझते हैं कि हमारे सेल्स यानी कोशिकाएं अपने लिए एनर्जी कैसे बनाती हैं। ये वो बुनियादी प्रोसेस है जिससे हमारे खाए हुए खाने, खास तौर पे ग्लूकोज को तोड़कर जिंदगी चलाने के लिए जरूरी एनर्जी मिलती है। तैयार है? आइए इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चलते हैं। ये सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है, इसका जवाब उतना ही फैसिनेटिंग है। कैसे चीनी का बस एक मॉलिक्यूल एक पूरे सेल को चला सकता है? आज हम इसी बायोलॉजिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, इसका जवाब तो इसके नाम में ही है, ग्लाइकोलिसिस। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ग्लाइकोस जिसका मतलब है शुगर और लाइसिस जिसका मतलब है टूटना। तो ग्लाइकोलिसिस का सीधा सा मतलब हुआ शुगर का टूटना। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पाइरूवेट नाम के छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है और इसी टूटने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, तो एक एक स्टेप में जाने से पहले आइए पहले इसका एक बड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। मतलब ये प्रोसेस आखिर होता कहाँ है और कैसे होता है। तो इसकी 4 खास बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। पहली, ये प्रोसेस सेल के अंदर जो लिक्विड होता है ना, साइटोप्लाज्म, ये वहाँ होता है। दूसरी, ये इतना ज़रूरी और पुराना है कि बैक्टीरिया से लेकर हम इंसानों तक हर जीव में होता है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, इसे होने के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एनारोबिक है। और चौथी बात, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो या फर्मेंटेशन, दोनों का पहला कदम यही है। अब कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, प्रिपरेटरी फेज। इसे ना एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। मतलब एनर्जी बनाने के लिए सेल को पहले थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। देखिए, ग्लूकोज एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है। उसे तोड़ने के लिए पहले उसे थोड़ा अनस्टेबल यानी अस्थिर बनाना पड़ता है। और ये करने के लिए सेल अपनी एनर्जी करेंसी यानी 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स इन्वेस्ट करता है या कह सकते हैं खर्च करता है। तो इस तैयारी में 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक्टिवेट करना। सेल एक एटीपी खर्च करके ग्लूकोज पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा देता है। स्टेप 2, रीअरेंजमेंट। अब ये मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल लेता है। स्टेप 3, डबल चार्ज करना। सेल एक और एटीपी खर्च करता है और एक दूसरा फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ देता है। अब हमारा शुगर मॉलिक्यूल टूटने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़। वो 6 कार्बन वाला शुगर मॉलिक्यूल ठीक बीच से 2 हिस्सों में टूट जाता है। इससे हमें 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। अब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ से आगे जो भी रिएक्शन होगा वो डबल होगा, क्योंकि अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट का दौर खत्म हुआ। अब कहानी के दूसरे और सबसे मजेदार हिस्से में आते हैं, पे ऑफ फेज, यानी अब मुनाफा कमाने का टाइम है। तो शुगर के टूटने से जो एनर्जी निकली है, अब सेल उसे जमा करना शुरू करेगा। ये रिटर्न 2 तरह से मिलता है। एक तो है डायरेक्ट कैश यानी एटीपी, और दूसरा है एक चार्ज की हुई बैटरी की तरह जिसे हम कहते हैं NADH। अब ये NADPH क्या बला है? इसे ऐसे समझिए कि NAD+ एक खाली ट्रक है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ये ट्रक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर लोड कर लेता है और बन जाता है NADH, यानी एक भरा हुआ ट्रक। ये भरा हुआ ट्रक बाद में सेल के पावर हाउस में जाकर अपनी सारी एनर्जी उतार देता है, जिससे और भी बहुत सारी ATP बनती है। तो ये रही हमारी पहली कमाई। सबसे पहले तो उन 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी से भरे इलेक्ट्रॉन्स निकालकर हमारे खाली ट्रकों यानी NAD+ को चार्ज किया जाता है और NADH बनता है। और इसके ठीक बाद हमें मिलता है डायरेक्ट प्रॉफिट। 2 ATP मॉलिक्यूल सीधे सीधे बन जाते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और अब आता है फाइनल पे ऑफ। मॉलिक्यूल एक आखिरी बार रीअरेंज होता है और PEP नाम के एक सुपरचार्ज्ड कंपाउंड में बदल जाता है। ये इतना एनर्जी रिच होता है कि इससे झट से 2 और ATP मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और इस आखिरी कमाई के बाद जो बचता है वही है हमारी कहानी का फाइनल प्रोडक्ट, पाइरूवेट। चलिए अब पूरी पिक्चर का हिसाब किताब करते हैं। देखते हैं कि कुल मिलाकर क्या आया और क्या गया। तो फाइनल बैलेंस शीट कुछ ऐसी है। हमने एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज इस्तेमाल किया और हमें मिले 2-3 कार्बन वाले पाइरूवेट। हमने 2 ATP इन्वेस्ट किए और बनाए कुल 4 ATP, और साथ ही हमने 2 एनर्जी ट्रक यानी 2 NADH भी चार्ज कर लिए। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? सिंपल है, हमने बनाए 4 ATP, खर्च किए थे 2, तो 4 - 2
यानी हमें 2 ATP का सीधा नेट गेन हुआ और साथ में 2 NADH बोनस में। यही वजह है कि जब हमें अचानक तेज एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लाइकोलाइसिस बहुत काम आता है। ग्लाइकोलाइसिस तो यहाँ खत्म हो गया, पर सेल के अंदर की कहानी अभी बाकी है। अब सवाल ये है कि इस प्रोसेस से बने पाइरूवेट का आगे क्या होता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एक बड़ी कहानी का सिर्फ पहला चैप्टर है। पाइरूवेट के साथ आगे क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सेल की ज़रूरतें क्या हैं और उसके पास ऑक्सीजन है या नहीं। तो अब हमारा पाइरूवेट एक चौराहे पर खड़ा है। अगर सेल के पास भरपूर ऑक्सीजन है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन के रास्ते पर जाएगा और ढेर सारी एनर्जी बनाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि तेज एक्सरसाइज के दौरान हमारी मसल्स में, तो ये फर्मेंटेशन का रास्ता लेगा, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है और कुछ जीवों में ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से अल्कोहल भी बना सकता है। और अंत में एक सवाल, जरा सोचिए कि ये 10 स्टेप का पाथवे बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक सब में क्यों मिलता है और इसे ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं होती। क्या ये इस बात का इशारा नहीं है कि ये प्रोसेस शायद पृथ्वी पर जीवन के उन शुरुआती दिनों में बना होगा जब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन थी ही नहीं? सोचिएगा ज़रूर।